हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर, ठीक है? और एक बार फटाफट से बता दो क्या मेरा ऑडियो वीडियो सब चीज क्लियर है? ठीक है, हाँ जी मैम, ठीक है, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है। तो अब हम एक बार शेयर कर देते हैं। आप लोग भी कृपया करके शेयर का बटन दबाई दीजिए, है ना बच्चा? हाँ जी मैडम जी, देखो ये हमारा क्लास है, 266 बच्चे लाइव चल रहे हैं, बताओ। जबकि संडे को भी आए निधि मैम, अरे तुम लोगों को कौने दिन हमारा कदर होगा? आप हमको बताओ जी, कौने दिन तुम लोगों को हमारा कदर होगा कि संडे हो मंडे हो निधि मैम रेगुलर क्लास लेती हैं? अरे संडे को भैया दुद्दू को क्लास सुबह ले रही है, समवो को लेंगी। जा हो जा, जौने दिन हम चल जाए ना पछतैबा जा तू लोग। देखिए एक दिन जब हम चल जाए ना, ओ दिन तू लोग याद करबे कि हमरो एगो बहिन रहली है यूट्यूबवा पर, जौन हमरे खातिर कितना मेहनत करत रहली और हमके ओकर मेहनत का तनको परवाह ना रहला, तनको ना रहला। ठीक है, देख लिया, याद करबा जा। चल कौनो बात नहीं, हम तो आगे बढ़त हैं। ठीक, एक बार जल्दी से आप लोग भी शेयर कर दो यही बात पे, और लाइक का बटन दबा दो, है ना? जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दे और शेयर कर देंगे सभी लोगों को, अपने दोस्त मित्र सखी सहेली। और संडे है, बाबू जानू सोना को भी बुलाई लीजिए, ठीक है? उनको भी कहिए पढ़ाई लिखाई करे, है ना? याद रखना जितने भी लड़का हमारे भाई लोग देख रहे हैं, ठीक है? लास्ट में अगर भैया तुम लोग सोच रहे हो ना कि बतिया करके हम उसको लेकर आएंगे घरे, नहीं, लास्ट में लड़की सरकारी नौकरी वाले के साथ जाएगी, ठीक है? तो यही लेकर पढ़ाई लिखाई करो, सरकारी नौकरी निकालो, ठीक? और ना फिर सैड सॉन्ग लगाते रहना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, फिर जिंदगी भर ना सैड सॉन्ग सुनते रहना, गाते रहना। और भैंसिया जब खूंटा तोड़ करके निकल जाएगी ना, तो फिर घंटी बजाने से वापस नहीं आएगी, ठीक है? वो एक बार चली गई तो चली गई, ठीक? चलिए अब ज्यादा बकैती नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक? सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों का था ना कि मैडम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा दीजिए, ठीक है? आप लोगों का था कि मैम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आज संडे को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही लेकर आए, सारा लॉन्ग क्वेश्चन एक वीडियो में, सारा लॉन्ग क्वेश्चन एक वीडियो में। आइए पहला सवाल देखते हैं, ठीक है? व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है? आपके सामने हमारा पहला सवाल आ चुका। सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आपको व्याख्या करके बताना है। क्या करना है? व्याख्या करके बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन दोनों सदैव क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं, यानी अंतरबद्ध होते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? आई पहले समझते हैं, फिर आपको लिख कर दिखाएंगे। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती हैं। पहली चीज आपको मतलब पता होना चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन क्या है और युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मक का बनना। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? युग्मक का बनना। और युग्मक कब बनता है? लैंगिक जनन में। जब भी कोई जीव लैंगिक जनन करेगा, लैंगिक जनन का मतलब जब दो लोग मिलकर संतान बनाएंगे, जब भी दो लोग मिलकर संतान बनाएंगे तो इसको कहते हैं लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से ही युग्मक बनता है ना? सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन और अंडाणु के निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं। देखो बढ़ा चढ़ा के लिखना है जी भैया, तुमको एकदम बढ़ा चढ़ा के लिखना है। याद रखो, अगर आपको पता है ना कि एक एग्जांपल देते हैं, आपको अगर पता है कि युद्ध, ठीक है, रामायण में युद्ध राम जी और रावण जी के बीच में हुआ था, तो आपको केवल ये नहीं लिखना है। क्वेश्चन आएगा कि रामायण पर प्रकाश डाले, तो सिर्फ ये नहीं लिखना है कि रामायण में युद्ध राम जी और रावण जी के बीच में था। ना ना ना, आपको पूरा कथा कहानी लिखना है कि हमारे दशरथ जी के 4 पुत्र थे, इनके साथ ऐसा हुआ, शूर्पणखा का नाक कटा, कुंभकर्ण को नींद से उठाया गया, ठीक है,
विभीषण जी राम जी के पार्टी में आ गए। ये पूरा पूरा भैया लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है ना इतना, देखो जैसे सॉरी बोलती है ना, लड़का लोग क्या करते हैं, अगर लड़कों को सॉरी बोलना है तो डायरेक्ट बोल देते हैं सॉरी। देखिए हमारी जिंदगी में हम कुछ ऐसे लड़कों लोगों को देखे जिनके मुंह से सॉरी या नहीं निकलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा जो इतिहास है वो कहता है कि लड़का लोग डायरेक्ट सॉरी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें जो सवाल पूछा डायरेक्ट जवाब देना है। लेकिन जब बोलेगा लॉन्ग क्वेश्चन तो लड़की बन जाओ। जैसे लड़की को कहोगे सॉरी बोलने को ना, तो वो क्या करेगी, घूम फिर कर, हमने ऐसा नहीं किया, तुमने ही तो बोला था, तुम क्यों नहीं समझते हो, मेरी भावनाओं का कदर कौन करेगा, तुम ही तो बोले थे, फिर भी हम अपनी गलती मान नहीं सकते हैं क्योंकि तुम्हारी गलती है। चलो तुम्हारे लिए हम एक बार बोलना तो चाहते हैं लेकिन मन नहीं है हमारा बोलने का, फिर भी हम बोल देते हैं सॉरी। समझ में आया? दोनों समझ में आया कि नहीं? शॉर्ट कैसे लिखना है, लॉन्ग कैसे लिखना है। शॉर्ट का मतलब जो पूछा डायरेक्ट जवाब। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा इतना घुमा दो, इतना घुमा दो, इतना घुमा दो, एग्जामिनर चक्कर आ जाए, ठीक है, एग्जामिनर पढ़े ना पाए कि तुम लिखे क्या हो, ठीक है। तो चाहते तो हम सिंपल सा इसका जवाब लिख सकते थे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आपको घुमा कर लिखना होगा, पूरा कहानी लिखना होगा, पूरा का पूरा व्यथा लिखना होगा कि भैया जितने भी जीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें, ठीक है, उनमें युग्मक का निर्माण और अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में नर नर युग्मक का निर्माण करेगा, मादा मादा युग्मक का निर्माण करेगा, ठीक है। नर युग्मक का बनना शुक्राणु जनन कहलाता है, मादा युग्मक का बनना अंडाणु जनन कहलाता है। नर युग्मक का निर्माण नर जनन अंग के वृषण में होता है, मादा युग्मक का निर्माण मादा जनन तंत्र के अंडाशय में होता है, ठीक है। नर और मादा द्विगुणित होते हैं, इसीलिए युग्मक बनाते समय इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है ताकि इनके शरीर में बनने वाला युग्मक अगुणित हो। और यही नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, याद रखना, हमारा जाइगोट यानी युग्मनज बनता है, जो एक द्विगुणित संरचना है, जो एक द्विगुणित संरचना है। बताओ समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आया हमारा बात? कितने बच्चा पार्टी को हमारा आज का बात समझ में आ गया, हाँ या ना? क्या क्या चीजें लिखना है? पहला पॉइंट तो यही लिख देना बच्चा। पहला पॉइंट क्या लिखना कि जो जीव लैंगिक जनन करते हैं, जो जीव लैंगिक जनन करते हैं, जो जीव लैंगिक जनन करते, बच्चा कॉपी उठा लो ना, ए हमार सुग्गा, ए हमार कलुआ के रिश्तेदार लोग हैं, ए हमारे कलुआ के परम मित्र लोग है ना, कृपया करके कॉपी उठा लीजिए अपने हथवा में, पेनवा पकड़ लीजिए और हम जो जो लिख रहे हैं लिखते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ना आए तो कहना, है ना। तो हमारे सुग्गा, हमारे तोता, हमारे सोन चिड़ैया, आप लोग कॉपी उठाकर लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। जो जीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें प्रजनन के दौरान युग्मक जनन एवं अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक जनन एवं अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। उसके बाद प्रायः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं। वो कैसे होंगे? द्विगुणित। प्रायः लैंगिक जनन करने वाले जीव, प्रायः लैंगिक जनन करने वाले जीव, ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जीव, प्रायः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं याद रखना, प्रायः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, ठीक है। प्रायः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं, ठीक है। तो भैया अब उसके बाद क्या लिखेंगे युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। आगे की तरफ, नर के शरीर में नर जनन तंत्र का वृषण शुक्राणु का निर्माण करता है। वृषण नर युग्मक
ठीक है, नर युग्मक अर्थात, ठीक है, नर के शरीर में नर जनन तंत्र का वृषण नर युग्म, इतना गंदा राइटिंग लिख रहे हैं ना, हमारा मन नहीं है लिखने का। आप पीडीएफ से पढ़ाकर भाग जाए क्या, बोलो जी तुम लोग। ठीक है, नर के शरीर में नर जनन तंत्र का वृषण नर युग्मक का निर्माण करता है, नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण करता है, नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं, जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। फिर आगे वहीं मादा के शरीर में, वहीं मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र, वहीं मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण करती है, अर्थात अंडाणु का निर्माण करती है, अंडाणु का निर्माण करती है, जिसे अंडाणु जनन कहते हैं, जिसे अंडाणु जनन कहते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है और ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, देखो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चा ना पेज में भरना होगा, है ना, याद रखना। कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब अगर 2 पन्ना में नहीं दिए तो फिर लानत है तुम्हारा निधि मैम का स्टूडेंट होने का, है ना। निधि मैम का स्टूडेंट होने का मतलब भैया कि भरो, इतना भरो कि एग्जामिनर पढ़बे ना करे, आंसर दे। लेकिन मतलब ये नहीं कि गाना लिख कर चले आए, है ना भैया। गाना नहीं लिखना है कि मुंह हवे कुंडा बबुआ गुंडा बने ना, लेके चूहड़न का झुंडा बबुआ गुंडा बने ना, ये नहीं लिखना है। ठीक है, गाना नहीं लिख कर आना है, आपको जवाब लिखना है। ठीक है, जवाब सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने अभी 1 पेज में लिखा, अभी इसका हम 2 पन्ना और लिखेंगे। आज ठीक है, अभी आगे आइए, अभी तो शुरुआत है बच्चा, है ना। अभी आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे बच्चा, क्या लिखने वाले हैं आगे। ठीक है, है ना, कहाँ तक हो चुका है, शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के। ठीक है, इनका निर्माण क्रमशः नर जनन हो गया। चलिए, युग्मक जनन प्रक्रिया द्वारा आगे लिखेंगे, युग्मक जनन प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, युग्मक जनन प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा। अगुणित नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा। अगुणित नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा। अगुणित नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगुणित नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा, ये पॉइंट लिख देना है। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, लिखेंगे नर तथा मादा युग्मक के संलयन से नर तथा मादा युग्मक के संलयन के पश्चात नर तथा मादा युग्मक के संलयन के पश्चात एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है। संलयन के पश्चात एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। जिसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज आगे चलकर भ्रूण और फिर शिशु का निर्माण होगा। युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है।
है। इस तरह से ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा, है ना, इस तरह से आपको लिखना होगा। संख्या देख लो भैया, जब पढ़ाने बैठेंगे 600 बच्चे, वाह वाह बेटा वाह, चलो जाओ, जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है कोनो बात नहीं। ठीक है, जिसको भैया सच में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना होगा, जिसको सच में अपने माता पिता को प्राउड फील कराना होगा, जिसको कामयाब होना होगा, वो तो पढ़ाई करेगा ना, है वो तो पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो जितने लोग भी हैं उनका स्वागत है, उनका दिल से अभिनंदन है कि आप मेरे क्लास में बने रहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए और इनके नुकसान बताइए। ठीक है, बाह्य निषेचन क्या है? ठीक है, देखो निषेचन का मतलब हम सबको पता है। निषेचन का मतलब क्या होता है? नर और मादा युग्मक का संलयन। अगर नर और मादा युग्मक मिलते हैं, ठीक है, नर तथा मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? नर तथा मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और जब निषेचन की क्रिया यानी जब नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर मिलते हैं तो इसे कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? वॉइस नहीं आ रहा? हे भगवान, हमारा आवाज आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए। ठीक है, क्या मेरा आवाज आ रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाँ जी मैडम जी, देखो होगा जिसको सच में अपने माता पिता को प्राउड फील कराना होगा, जिसको बेटा तो फोनवा ना खराब हो गया है, फेंक दो, नलिया में जाके फेंक आओ जी, गधा कहीं का। अपना फोन खराब लिया है, हमको कर आवाज नहीं आ रहा है। मोमीन जी, मोहम्मद मोमीन जी, अपना फोन ना आप कूड़ा के डब्बा में फेंक आइए, है ना, कूड़ा का डब्बा हमारे घर के सामने रख दीजिएगा, हम उसमें से फोन निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन आपका फोन सच्ची में सत्यानाश हो चुका है, वरना कान खराब हो चुका है, कड़वा तेल डलवाइए। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। बाह्य निषेचन किसको कहते हैं? तो जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होगा। ठीक है, जब नर और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है तो हम इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अब आपसे पूछ रहा नुकसान बताइए, अगर बाहर मिलेगा। देखो हम इंसानों में क्या होता है, हम इंसानों में नर के शरीर में नर युग्मक बनेगा, मादा के शरीर में मादा युग्मक बनेगा। नर के शरीर में नर युग्मक और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। और जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, तो मेल के बॉडी से शुक्राणु महिला के शरीर में आ जाता है, जहां पर निषेचन की प्रक्रिया होगा और संतान बनेगा। तो इंसानों में, उच्च कोटि के जीवों में निषेचन कहाँ होता है? महिला के शरीर के अंदर, महिला के शरीर के अंदर होता है। लेकिन अगर बात करें बाह्य निषेचन, तो कुछ जंतु ऐसे भी हैं, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है, जिनमें नर और मादा युग्मक का संलयन कहाँ होगा? शरीर के बाहर होगा। कहाँ होगा बच्चा? शरीर के बाहर होगा। अब वो क्या है? देखो बाह्य निषेचन शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन को निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। लेकिन अधिकांशतः शैवाल, मछली और उभयचर प्राणियों में नर और मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर जल में होता है, शरीर से बाहर जल में होता है। इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? याद रखना, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? तो याद रखना, जब नर और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होगा तो उसे बाह्य निषेचन कहेंगे। बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो मछलियों में, शैवालों में और अधिकांश उभयचर जैसे मेढक में, इनमें क्या होता है? शरीर के बाहर निषेचन होता है। इनमें शरीर के बाहर निषेचन होगा। ये आपको याद रखना है, ये बच्चा आपको याद रखना है। एक और चीज पूछा है कि जिसमें बाहर निषेचन होगा क्या क्या नुकसान है। ठीक है, अगर बाहर निषेचन होगा, बिल्कुल निधि मैम टॉक्स आप डाल सकते हो। ठीक है, जिनमें शरीर के बाहर निषेचन होगा उनमें क्या क्या नुकसान होगा? तो पहला चीज, ठीक है, जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का, अब देखो फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल देखो, ठीक है, दोनों समझो। ठीक है, जब देखो इंसानों में क्या हुआ, शुक्राणु आया, ये शुक्राणु आए और अंडे के साथ क्या कर लिए? निषेचन कर लिए। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन यानी संलयन कहलाता है। और जब ये शरीर के अंदर होगा, देखो महिला के शरीर के अंदर हो रहा है, महिला के शरीर के अंदर नर और मादा युग्मक मिल रहे हैं, तो इसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, अंग्रेजी भी याद रखना, अंग्रेजी में कई बार दे देता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब वही निषेचन शरीर के बाहर पानी में होगा, देखो यहाँ पानी है,
पानी में क्या किया गया, अपना नर युग्मक और मादा युग्मक को छोड़ दिया गया। ठीक है, पानी में हमने नर युग्मक और मादा युग्मक को छोड़ दिया, अब इन दोनों को मिलना है। अब इनमें खतरा कितना है, देखो हो सकता है आपने जो नर युग्मक को छोड़ा उसको कोई खा गया, या हो सकता है कि नर युग्मक इधर जाने के बजाय इधर चले गए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना भैया, कुछ भी हो सकता है, बहुत खतरा है। ठीक है, तो इसमें हमको नर युग्मक अधिक मात्रा में चाहिए, ताकि भैया अगर 10 गो मरो जाए, एगो तो बच जाए, एगो तो बच जाए। और इसके लिए क्या करना होगा, अधिक संख्या में, इसके लिए क्या करना होगा, अधिक संख्या में आपको युग्मक उत्पन्न करना होगा, है ना, अधिक संख्या में युग्मक उत्पन्न करना होगा। तो यहां पर पहला जो आपका हानि है यही है कि जिन भी जीवों में आंतरिक निषेचन होता है, जिन भी जीवों में आंतरिक निषेचन होता है, उनमें जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है, जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाएं, अर्थात इनमें युग्मक संलयन के अवसर क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, दूसरा क्या है, संतति अधिक संख्या में उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें बनने वाले संतान बहुत अधिक मात्रा में होते। तीसरा, संतति शिकारियों, अब देखो बच्चा, मम्मी लोगों के, हम लोग के शरीर में क्या होता है, बच्चा माँ के पेट में है, तो सबसे दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह क्या है, माँ का पेट है ना। एक माँ 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, पेट में नहीं, अपने गर्भ में। ठीक है, एक माँ 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। ठीक है, गर्भ में बच्चा क्या कर रहा है, अपना आराम से सुरक्षित है, गर्भ में बच्चा आराम से रह रहा है। ठीक है, तो सबसे सुरक्षित जगह क्या है, माँ का गर्भ है। ठीक है, सबसे सुरक्षित जगह क्या है, माँ का गर्भ है। लेकिन बाह्य निषेचन में बच्चा माँ के शरीर में नहीं है, बल्कि बाहर है, तो याद रखना, क्या याद रखना कि देखो बाह्य निषेचन की क्या क्या पहले हानियां है। पहला हानि यही है कि इसमें अधिक संख्या में युग्मक उत्पन्न करना होगा, ताकि युग्मक संलयन द्वारा संतान बन सके। दूसरा क्या होगा बच्चा, इसमें संतति अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होता है। और तीसरा क्या है, इसमें संतानों को खतरा होता है, इसमें क्या होता है, संतानों को शिकार होने का खतरा होता है, कोई भी बाहरी जीव उनको खा सकता है, उनके संतान को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, बताओ क्लियर है, बोलो बोलो, क्या सभी जितने भी रसगुल्ले हमारे देख रहे हैं, क्या सभी रसगुल्लों को यहां तक समझ में आ गया, हाँ या ना। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या सभी रसगुल्लों को यहां तक आ गया या नहीं आया, आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। ठीक है, लिख लोगे ना, परीक्षा में आएगा तो बोलो जी, हाँ जी मैम लिख लेंगे। ठीक है भैया, आवाज नहीं आ रहा तो एक बार फोन अपना बंद करके चालू करो, क्योंकि हमारे फोन में तो आवाज आ रहा है। ठीक है, हमारे फोन में बच्चा आवाज आ रहा है, एकदम चौचक आवाज आ रहा है, कैसे तुम लोगों का नहीं आ रहा। देखो लिख लोगे ना, परीक्षा में आएगा तो बोलो जी, हाँ जी। तुम चौचक आवाज आ रहा है, पता नहीं तुम लोग में क्या हो जा रहा है, तुम लोगों के फोनवा में क्या हो जा रहा है भैया। चलो आइए, शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। शुक्रजनक नलिका पाया कहा जाता है, पहले तो ये जान लेते। तो हमने कहा था कि मेल के शरीर में एक जोड़ी वृषण होता है, मेल के शरीर में गुलाबी रंग का 2 अंडाकार संरचना होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वृषण कहते हैं। अगर वृषण का बच्चा अनुप्रस्थ काट किया जाए तो इसके अंदर क्या मिलेगा, वृषण का अनुप्रस्थ काट करने पर इसके अंदर 200 से 250 छोटी छोटी पालियां हैं। इनके अंदर क्या है, 200 से 250 छोटी छोटी पालियां हैं, और इन पालियों को कहा जाता है वृषण पालिका, है ना। इन पालियों को क्या कहा जाता है बच्चा, याद रखना, वृषण के अंदर 200 से 250 छोटी छोटी पालियां हैं, इन पालियों को वृषण पालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृषण पालिका कहा जाता है। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं हैं, हर पाली के अंदर क्या मिलेगा, 2 से 3 नलिकाएं मिलेगा। ठीक है, 2 से 3 नलिकाएं मिलेगा। इन नलिकाओं को ही शुक्रजनक नलिका कहते हैं। इन नलिकाओं को ही क्या कहा जाता है, याद रखना, इन नलिका। मैम आपको जुकाम है क्या, हाँ हमको आज कहिए से जुकाम है, सर्दी जुकाम हाई प्रेशर पर है। ठीक है, फिर भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे, कई बीच बीच में हमारा आवाज हिमेश रेशमिया की तरह हो जाएगा, झलक दिखला जा। ठीक है, तो बीच बीच में अगर आपको मेरा आवाज हिमेश रेशमिया की तरह लगे तो समझ जाओ
कि सर्दी जुकाम से निधि मैम पीड़ित चल रही हैं, इसीलिए उनका आवाज ऐसा निकल रहा है। ठीक है, चलिए शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करना है। तो हमने क्या बोला, वृषण के अंदर 200 से 250 पालियां हैं जिनको वृषण पालिका कहते हैं। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं हैं जिनको शुक्रजनक नलिका कहते हैं। हमें इन्हीं नलिकाओं के बारे में पढ़ना है। तो शुक्रजनक नलिका को जब आप अंदर से देखोगे, ठीक है, शुक्रजनक नलिका को जब आप अंदर से देखोगे तो इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा सटोली कोशिका जो इस प्रकार से नलिकाओं में है, और सटोली कोशिका, और दूसरा हमारे पास होता है शुक्रजनक कोशिका। शुक्रजनक कोशिका, ये सटोली कोशिका है, सटोली कोशिका, और ये शुक्रजनक कोशिका। ठीक है, शुक्रजनक कोशिका क्या करता है, शुक्राणु बनाता है। सटोली कोशिका क्या करता है, बने हुए शुक्राणुओं को पोषण देता है। ठीक है, शुक्राणु बनाने का काम कौन करेगा, ठीक है, शुक्राणु बनाने का काम कौन करता है, शुक्रजनक कोशिका। और बने हुए शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है, बने हुए शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है, याद रखना, सटोली कोशिका। कौन, सटोली कोशिका, ये आपको याद रखना है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वृषण का निर्माण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिनसे नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। पहले समझो फिर बताते हैं। ठीक है, प्रत्येक शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुंडलित होती है। यह 2 कोशिकाओं से, यह 2 परतों से घिरी होती है। बाहरी परत बहिकुंचक तथा भीतरी परत को जनन एपिथीलियम कहते हैं। आगे की तरफ, जनन एपिथीलियम का निर्माण मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं से होता है। इनके मध्य स्थान पर सटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सटोली कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है उन्हें पोषण देने का काम किया जाता है। अब कुछ बच्चे होंगे कि मैम कुछ नहीं समझ में आया, है ना, कुछ भी समझ नहीं आया। तो बच्चा हम है ना, आइए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, हम आपको समझाते हैं। बच्चा देखो, ये मेल के बॉडी में क्या है, एक जोड़ी वृषण यानी संख्या में 2 वृषण पाया जाता है। इस वृषण के अंदर 200 से 250 पालियां हैं। इस वृषण के अंदर 200 से 250 पालियां हैं। इन पालियों को क्या कहते हैं, वृषण पालिका। इन पालियों को क्या कहा जाता है, वृषण पालिका। और हर पाली के अंदर क्या है, 2 से 3 नलिकाएं हैं। हर पाली के अंदर क्या मिलेगा बच्चा, याद रखना, हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं मिलेंगी। इन 2 से 3 नलिकाओं को ही क्या कहा जाता है, 2 से 3 नलिकाओं को ही शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। ठीक है, नलिका कहा जाता है। इन नलिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है। देखो, ये हमारा मान लो ये वृषण है, ये उसका एक पाली है। हमने कहा हर पाली में 2 से 3 नलिकाएं, मान लो ये एक नलिका और ये 2 नलिका। ठीक है, इन दोनों नलिकाओं के बीच में आपको खाली जगह देखने को मिल रहा। इन दोनों नलिकाओं के मध्य में आपको खाली स्थान देखने को मिल रहा। जो ये खाली स्थान है ना, यहीं पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको लीडिंग सेल कहते हैं, जिसको लीडिंग सेल कहते हैं। और ये लीडिंग सेल क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है। मेल सेक्स हार्मोन जिसको क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है ना, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है, बताइए बताइए, क्या यहाँ तक समझ में आया बच्चा? जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? हमने क्या बोला, हमने कहा एक मेल का वृषण, उसके अंदर 200 से 250 पालियां हैं जिनको क्या कहते हैं, वृषण पालिका। हर पाली के अंदर क्या है, 2 से 3 नलिकाएं हैं जिनको क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका। जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चा, याद रखना, शुक्रजनक नलिका कहा जाता है, शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। इन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच बीच, ठीक है, मध्य स्थानों पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, लीडिंग सेल या अंतराली कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसका नाम याद रखना, इसे लीडिंग सेल, अंतराली कोशिका। बच्चा नाम क्या है, आप या तो इसको लीडिंग सेल कह सकते हो या तो आप इसको अंतराली कोशिका कह सकते हो, आपके ऊपर है आपको क्या कहना है। ठीक है, आप इसे लीडिंग सेल या अंतराली कोशिका के नाम से जानते हो। ठीक है, इससे क्या निकलता है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इससे क्या निकलेगा, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होगा।
है ना, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। नर के शरीर में जो नर वाले लक्षण है ना, वो इसी हार्मोन के वजह से आते हैं, है ना, वो इसी हार्मोन के वजह से आते हैं। उसके बाद प्रत्येक शुक्रजनक नलिका, ठीक है, नलिका के चारों तरफ 2 परत पाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक जो हमारी शुक्रजनक नलिका है वो कुंडलित, पतली और कुंडलित नलिका है। पहली चीज क्या क्या लिखना है कि हमारा जो शुक्रजनक नलिका होता है वो पतला और कुंडलित होता है। इसके चारों तरफ कितने परत भैया, कितने परत होते हैं, 2 परत, ठीक है। इसके चारों तरफ 2 परत पाए जाते हैं। बाहरी परत को बहिकुंचक कहते हैं और भीतरी परत जनन एपिथीलियम कहलाता है। क्या, जनन एपिथीलियम कहलाता है। जनन एपिथीलियम परत का निर्माण जनन कोशिकाओं से होता है। किससे, जनन कोशिका, या जिसको हम शुक्र जनन कोशिका कहते हैं। ये आगे चलकर शुक्राणु बनाएगा और सटोली कोशिका बने हुए शुक्राणुओं को पोषण देगा, ठीक है। शुक्राणु कौन बनाएगा, शुक्राणु कौन बनाएगा, तो याद रखना शुक्राणु जन कोशिका। और शुक्राणुओं को पोषण कौन देगा, तो याद रखना सटोली कोशिका, ठीक है। याद रहेगा ना। हाँ, शुक्रजनक नलिका कहाँ पाया जाता है, वृषण पालिका में, ठीक है। वृषण पालिका में कितनी नलिकाएं होती हैं, 2 से 3। नलिकाओं के बीच में कौन सी कोशिका पाई जाती है, लीडिंग सेल, ठीक है। नलिका कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, 2। कौन कौन सा, शुक्राणु जन कोशिका और सटोली कोशिका, ठीक है। शुक्रजनक नलिका कैसी होती है, पतली और कुंडलित होती है। इसके चारों तरफ कितने परत पाए जाते हैं, 2। कौन कौन सा, बाहरी परत बहिकुंचक और भीतरी परत को जनन एपिथीलियम कहते हैं। इतना चीज बच्चा अपने आप को पूछ पूछ के याद करवा लोगे, है ना। ये चीजें बच्चा क्या करना है, आपको अपने आप से पूछना है कि भैया बताओ कितने परत होंगे, कैसा होगा, ठीक है। मध्य में स्थानों पे कौन सी कोशिका पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाओं में कितनी कोशिका होती है। इस तरह से खुद से पूछो, ठीक है। खुद से पूछो, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, है ना। खुद से पूछो, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आइए आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। जी मैम, जी मैम, जी मैम। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड जनन क्या है, ठीक है। अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए। सारा लॉन्ग क्वेश्चन बच्चा आपको एक क्लास में हम करवाने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज बने रहिएगा ताकि सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन आज करके जाओ, ठीक है। तो पहला हमारा सवाल आ चुका, अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, है ना। अंड जनन किसको कहते हैं, तो अंड जनन का मतलब होता है अंडाणु का बनना। 2 चीजें बच्चा इसमें एक चीज समझ लो, कई बार परीक्षा में अंडोत्सर्ग दे देता है, कई बार परीक्षा में अंडोत्सर्ग दे देता है और बच्चों को लगता है दोनों सेम है। बहुत सारे लोग हैं जो अंड जनन और अंडोत्सर्ग दोनों का डेफिनेशन सेम दे देते हैं। ये आपकी गलतफहमी है, ये बच्चा गलत है। गलत क्या है, याद रखना, अंड जनन का मतलब होता है अंडाणु का बनना। अंड जनन का मतलब होता है अंडाशय के अंदर अंडाणु का बनना, इसे क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। लेकिन अगर बात करें अंडोत्सर्ग का, तो अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडे का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना, ठीक है। अंडे का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना, इसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना, अंडे का अंडाशय से, अंडे का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना, अंडे का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना, फैलोपियन ट्यूब में आना, इसको क्या कहा जाता, इसे कहा जाता है अंडोत्सर्ग, है ना। इसे क्या कहा जाता, अंडोत्सर्ग। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अंड जनन क्या है, तो याद रखना, अंड जनन का मतलब है अंडाणु का बनना, है ना। अंड जनन का मतलब अंडाणु का बनना और अंडोत्सर्ग का मतलब अंडे का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में जाना, ठीक है। बोलो क्लियर है, बोलो भैया सभी को क्लियर। मैम लिखने का बच्चा लिखने, मैम आपका करियर खतरे में है, कमेंट पढ़ना बंद कर दीजिए। कौन है भैया, हमारा करियर खतरे में है ये तो ठीक है, लेकिन आपका भैया, आपका कमेंट हम आपके लिए खतरा बन गया। अब आपको जाना पड़ेगा हमारे क्लास से, ठीक है। देखो जीवन में याद रखना, है ना, हम डिटर्जेंट पाउडर नहीं है जो लोगों को सफाई देते फिरते है। जिसको हमारे बारे में जो सोचना है वो सोच सकता है, खुला आजादी दिए हैं। क्या कि हम सरफ नहीं है कि जो हम लोगों के भैया गंदगी को साफ करते चले, ठीक है। हम जहर है, जहर,
ठीक है, जिसको भैया समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया जहन्नुम में जाए, आई डोंट केयर। ठीक है, तो हमारे करियर पे उंगली उठाने वाले पहले इनको ब्लॉक करके हटाएं। रुक जा बेटा तू, है ना, रुक जाओ, को साफ करते चले। जौने उमरिया में तुम बैठ के वहां पे लिख रहे हो ना बेटा, वो उमरिया से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप दुनिया वाले कह देते लड़की है ए लिए आगे बढ़ रही है, बेटा जिस उम्र में आप लोग 2 गालियां किसी का सुन करके ना चुप नहीं रह सकते हो, उस उम्र में 1000 गालियां सुने हैं और उसके बाद भी मेहनत की है। मेरे जगह पर कोई और लड़की होती ना, कोई और लड़की होती बेटा ना, तो अभी तक सोचती छोड़ो पढ़ाना बंद कर दो, लेकिन हम पता है समझ लिए कि दुनिया वाले जब भगवान लोग को ना छोड़े तो वो हमको छोड़ेंगे। जो लोग इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, इतने बड़े बड़े बाबा लोग, उनको तुम लोग नहीं छोड़ते हो, तुम लोग हमको छोड़ोगे जी, कहीं छोड़ोगे, कब्बो नहीं। तो हम तो एकदम सोच लिए कि हमको अपना काम करना है, दुनिया वाले जो बोल रहे हैं उनको बोलने देना है। तो हमारे बारे में बोलने वाले आप लोगों को खुला आजादी है, आप बोलते रहिए। ठीक है, जितना बोल सकते, जितना बकैती कर सकते आप करिए, हम अपना काम करेंगे, काहे कि हमको बोलने का पैसा मिलता है और हमारे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। खुला कहते हैं कि मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको अपने माँ बाप के लिए वो दिन लाना है ना कि जब मेरी माँ किसी कपड़े को, किसी साड़ी को देखे तो उसको दाम ना देखना पड़े कि वो कितने का है, उसको पसंद आया तो उसको पता रहे कि मेरी बेटी हमको ये खरीद कर दे देगी। हमको वो लड़की बनना है ना कि जब मेरे पापा अगर घर से निकले ना तो उनको ये ना देखना हो कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है, हम उतना दूर जा पाएंगे कि नहीं, उनको पता रहे कि उसमें पूरा का पूरा पेट्रोल फुल है। ठीक है, हमको वो लड़की बनना, और उस लड़की को बनने के लिए हमको जितना मेहनत करना पड़ेगा, जितनी गालियां सुनना पड़ेगा, हम इस YouTube पर बोलकर जा रहे हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हम अपना बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, और अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अपना बिगाड़ने का। हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। तो मेरा करियर खतरे में है या नहीं, ये आप मत बताइए, आप अपना काम करिए, अपने माता पिता के लिए कुछ कर लीजिए। ठीक है, रुक जाओ बच्चा, पहले इसको ब्लॉक करके हटा दे। ठीक है, 1 मिनट। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने सवाल की तरफ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। हमको घुसवा देते हैं सबके सब ना जी, हैं गधा कहीं के। आइए, अंड जनन पे थे। अंड जनन का मतलब क्या होता है, अंडे का बनना। और अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होता है बच्चा, सिंपल सा है। अंडोत्सर्ग का मतलब है अंडे का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना। इन दोनों के बीच का है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको याद रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि अगर परीक्षा में आ गया, अगर परीक्षा में आ गया बच्चा कि अंड जनन के बारे में बताइए, तो कैसे लिखोगे, क्योंकि ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, आइए आगे की तरफ। स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन का है। सिंपल सा पहला क्वेश्चन लिखना, महिला के अंडाशय में अंड जननी कोशिका से, महिला के अंडाशय में अंड जननी कोशिका से अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंड जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, याद रखना, अंड जनन कहा जाता है। बताओ क्लियर। नितेश चौहान जी, आप जाके पहचान बना लीजिए, शकल तो तुम्हारे पास भी है, खुद पहचान बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, स्त्री के अंडाशय में जनन एपिथीलियम यानी अंड जननी कोशिका से अंडाणुओं का निर्माण क्या कहलाता है, अंड जनन कहलाता है। पहला आ चुका है, याद रखना, अंडाणु का निर्माण 3 अवस्थाओं में होता है। अंडाणु का निर्माण 3 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाएं अंडाणु। जैसे आप देखो, पैदा हुए डायरेक्ट आप लड़का नहीं बन गए, है ना, पैदा होते ही डायरेक्ट भैया बियाह करने का उम्र नहीं हो गया, नहीं ना हुआ आपका समय। पहले आप क्या बने, बच्चा, फिर युवा बने, है ना, फिर आप बुढ़ापा में आए। ठीक है, इस तरह से हमारे शरीर में क्या ये अवस्थाएं, हमारे शरीर की 3 अवस्थाएं होती है ना, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था, जीवाणु अवस्था। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं हमने पढ़ाया था। किशोरावस्था का मतलब जब हमारा शरीर जनन करने के लिए तैयार हो रहा है, हम उसे कहते हैं किशोरावस्था। दूसरा है प्रजनन अवस्था, जब हमारा शरीर जनन करने के लिए तैयार हो चुका। और तीसरा अवस्था क्या है बच्चा, हमारा जीवाणु अवस्था, यानी जब हमारे शरीर में जनन करने की क्षमता खत्म हो चुकी। तो 3 अवस्थाएं हमारे शरीर की है। सेम उसी तरह से जब महिलाओं के शरीर में, है ना, जब महिलाओं के शरीर में बच्चा अंडे का निर्माण होता है तो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला है प्रोलिफेरेशन अवस्था। ठीक है, पहला क्या है आपका, गुणन प्रवस्था जिसको कहते हैं। इस गुणन प्रवस्था में क्या होगा, इस अवस्था की शुरुआत
उस समय होती है जब मादा मां के गर्भ में होती है। बच्चा ये ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लड़कों के शरीर में क्या होता है, लड़कों का बहुत सिंपल है। लड़का जैसे ही 12 से 14 साल का हुआ, उसके शरीर में आपका क्या है, शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही लड़का 12 से 14 साल का हुआ, उसके शरीर में क्या होगा, शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाएगा। क्या होगा, शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाएगा। यही ना होता है, यही ना होता है बच्चा। लेकिन लड़कियों में बच्चा उल्टा है, लड़कियों में ना रुक रुक कर प्रक्रिया, लड़कियों में रुक रुक कर प्रक्रिया चलता है। पहले क्या होगा, पहले कुछ प्रक्रिया माँ के पेट में होगा, फिर लड़की जब बड़ी होगी तब होगा, फिर जब शुक्राणु आएगा तब होगा, यानी रुक रुक कर प्रक्रिया चलता है। ठीक है, तो जो लड़कियों में होने वाला पहला अवस्था है, अंड जनन की पहली अवस्था, जिसको प्रोलिफेरेशन अवस्था कहते हैं, इसकी शुरुआत तब होती है जब लड़की अपने मां के गर्भ में होती है। जब लड़की कहाँ होती है, मां के गर्भ में होती है। इसमें क्या होगा, जनन कोशिकाएं विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में एक कोशिकाओं का गुच्छा बना लेंगी, जिसको पुटिका कहते हैं। ठीक है, पुटिका एक कोशिका के आकार में बड़ी हो जाता है, जिसे हम अंडजननी कोशिका या ऊगोनियम कहते हैं। फिर दूसरी अवस्था है वृद्धि प्रवस्था। यह अवस्था भी उस समय पूरी हो जाती है जब मादा अपने मां के गर्भ में होगी। इसमें क्या होता है, ऊगोनियम पोषण कोशिकाओं में भोजन एकत्रित करके प्राथमिक अंडाणु का निर्माण हो जाता है। किसका, प्राथमिक अंडाणु का निर्माण हो जाएगा। तीसरा हमारा परिपक्वन अवस्था। यह प्रक्रिया पूरे जनन काल यानी 45 वर्ष, लगभग 12 साल से शुरू होता है और 45 वर्ष तक चलता रहता है। हर महीने प्राथमिक ऊसाइट में पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे दो असमान कोशिका बनेगा, एक द्वितीयक ऊसाइट, द्वितीयक अंडजननी कोशिका, द्वितीयक अंडाणु बनेगा, और दूसरा पोलर बॉडी यानी ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होगा। यह विभाजन अंडोत्सर्ग से पहले होता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन तब होगा जब अंडाणु को शुक्राणु मिल जाएगा, जिससे हमारी द्वितीयक अंडाणु से अंडाणु बनेगा। अब कुछ लोगों को होगा मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, अब कुछ बच्चों का होगा कि मैडम कुछ समझ नहीं आया। बच्चा देखो सिंपल सा है, हम आपको आसान शब्दों में बताते हैं। अंड जनन पूछा है, अंड जनन का मतलब होता है अंडे का बनना। अंड जनन का मतलब महिला के अंडाशय में अंडे का बनना। ये अंडे का बनना 3 अवस्थाओं में होता है। पहला होता है गुणन प्रवस्था, गुणन प्रवस्था। दूसरा होता है बच्चा वृद्धि प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, याद रखना वृद्धि प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था। और तीसरा है जीवाणु प्रवस्था, जीवाणु प्रवस्था है ना, जीवाणु प्रवस्था। ये आपकी 3 अवस्थाएं हैं जिनको आपको याद रखना। आप तीनों को एक चीज समझ लो, क्या समझना है, गुणन प्रवस्था कब होता है, देखो ये दोनों अवस्थाएं ना माँ के शरीर में ही हो जाएगा। जब बच्ची माँ के पेट में होती है ना, ठीक है, जब लड़की अपने माँ के पेट में होगी, ठीक है, लोग कहते हैं ना कि कोई लड़की पैदा होती तो बस पैदा होते करने एकदम बुढ़िया माई ही, अरे है ना, एकदम एक बुद्धि इतना चालाक है, इतना तेज ही, इतना समझदार ही है। लड़कियों को कहते हैं लड़कियां इतनी समझदार क्यों है, तो रीजन यही है कि जो चीज आप लोगों का लड़कों में 12 से 14 साल में होगा, हम लोग बचपन में माई के पेट में सीख कर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लड़कियां तेज होती हैं, समझदार होती हैं, चालाक होती है। रीजन ये है, हम लोगों में भैया हर प्रक्रिया लड़कों से पहले ही शुरू हो जाता है। हम लोग लड़कों से पहले ही सयान हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब समझो अंड जनन। ठीक है, अंड जनन अंडाणु का बनना कहाँ बनता है, अंडाशय के अंदर। ये 3 अवस्थाओं से गुजरेगा, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और जीवाणु प्रवस्था। गुणन प्रवस्था का मतलब होता है क्या, जब लड़की अपने माँ के पेट में होगी ना, जब लड़की अपने माँ के गर्भ में होगी, तभी क्या देखने को मिलेगा, उसकी एपिथीलियम कोशिकाएं विभाजन करके कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेंगे। ठीक है, गुणन प्रवस्था में क्या होता है बच्चा, सिंपल सा याद रखना, इस अवस्था की शुरुआत तब होगी जब लड़की अपने माँ के गर्भ में 7 महीने की होती है। कितने महीने की, 7 महीने की होती है, तभी उसके शरीर में ये शुरू हो जाएगा। क्या होता है कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में एक कोशिका का गुच्छा बना लेती है। क्या बना लेती हैं, कोशिकाओं का गुच्छा बना लेती हैं, जिसे पुटिका कहते हैं। ये पुटिका आकार में बड़ा होगा और अंड जननी कोशिका में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ऊगोनियम यानी अंड जननी कोशिका में। ये आपको समझ में आ चुका, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि गुणन प्रवस्था में एपिथीलियम कोशिका, ठीक है, गुणन प्रवस्था में एपिथीलियम सेल विभाजित होकर, एपिथीलियम सेल
विभाजन कर एक कोशिका का गुच्छा बना लेगा। विभाजन कर एक कोशिका का गुच्छा बना लेगा, है ना। ये आपको याद रखना है। एपिथेलियम सेल विभाजन कर एक कोशिका का गुच्छा बना लेगा, है ना। कोशिका का गुच्छा बना लेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एपिथेलियम सेल विभाजन कर कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेगा, उस गुच्छे को अंडजननी कोशिका कहते हैं। फिर आगे चलकर वो अंडजननी कोशिका वृद्धि करेगा। अंडजननी कोशिका क्या करेगा? खूब सारा पोषण लेगा। पोषण का मतलब खाना, ठीक है। अंडजननी कोशिका खूब सारा पोषण लेगा और पोषण लेकर किसमें बदल जाएगा? अंडजननी कोशिका में, ठीक है। ये कोशिकाओं का गुच्छा पोषण ग्रहण कर किसमें बदल जाएगा? अंडजननी कोशिका में, अंडजननी कोशिका में। और ये कोशिका मां के पेट में ही, बच्चा मां के पेट में ही, बिल्कुल, ये अंडजननी कोशिका मां के गर्भ में ही प्राथमिक अंडाणु में बदल जाएगा और यहीं पर प्रक्रिया रुक जाएगा, ठीक है। जैसे ही मां के गर्भ में पल रही लड़की के शरीर में अंडाशय में प्राथमिक अंडाणु बनता है, लड़की बाहर आ जाएगी, ठीक है। डिलीवरी हो जाएगा और प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगा, प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगा। फिर लड़की जब 12 से 14 साल की होगी, लड़की जब 12 से 14 साल की होगी, उसमें यौवनावस्था आरंभ होगा, तब उसका प्राथमिक अंडाणु किसमें बदल जाएगा? द्वितीयक अंडाणु में, ठीक है, द्वितीयक अंडाणु में। फिर ये प्रक्रिया रुक जाएगा, फिर बच्चा ये प्रक्रिया रुक जाएगा। कब तक रुकेगा? जब तक शुक्राणु अंदर ना आ जाए, ठीक है। ये प्रक्रिया तब तक रुका रहेगा जब तक इसको शुक्राणु ना मिले। अगर इसको शुक्राणु मिल गया तो ये द्वितीयक अंडाणु में बदल जाएगी। लेकिन अगर इसको शुक्राणु नहीं मिलता है, अगर द्वितीयक अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता तो ये टूट जाएगा। ये क्या होगा बच्चा? टूट जाएगा और टूट करके महिला के योनि से निकल जाएगा। यानी याद रखना, एक महिला के शरीर में अंडे का निर्माण बहुत जटिल प्रक्रिया, है, ठीक है। अंडे का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, ठीक है। अंडाशय में अंडे के निर्माण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। अंडजनन की कितनी प्रवस्था होती है? 3, गुणन, वृद्धि और जीवाणु, ठीक है। जब लड़की माँ के गर्भ में होती है तभी उसके शरीर में अंडाशय की एपिथेलियम सेल विभाजन करके कोशिकाओं का एक गुच्छा बनाती हैं, जिसको पूटक कहते हैं, ठीक है। ये पूटक आगे चलकर वृद्धि कर किसमें बदल जाएगा? अंडजननी कोशिका में। प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। अंडजननी कोशिका वृद्धि करेगा, पोषण ग्रहण करेगा और अंडजननी कोशिका किसमें बदल जाएगा? प्राथमिक अंडाणु में। जैसे ही प्राथमिक अंडाणु का निर्माण होगा, प्रक्रिया यहीं पर बंद हो जाएगा। और फिर कब प्रक्रिया शुरू होगा? अब प्रक्रिया बच्चा शुरू होगा जब लड़की क्या होगी? 12 से 14 साल की हो जाएगी, ठीक है। तब उसका प्राथमिक अंडाणु बदल जाता है द्वितीयक अंडाणु में। फिर द्वितीयक अंडाणु फिर रुक जाएगा, जब शुक्राणु मिलेगा तब ये अंडाणु में बदलेगा, ठीक है। तो ये रुक कर, है ना, रुक कर इनका गाड़ी चलता है, ठीक है। लड़कियों में अंडे बनने की प्रक्रिया रुक कर होता है। पहले माई के गर्भ में ही प्राथमिक अंडा तक बन चुका, फिर भैया द्वितीयक अंडे तक बन चुका, फिर जब शुक्राणु मिलेगा तब जाकर अंडा बनेगा, वरना अंडा नहीं बनेगा। ये आपको याद रखना, ठीक है। ये आपको याद रखना। बताओ क्लियर है? बोलो क्या सभी को यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है, जल्दी बताइए। बोलो क्या जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या सभी को यहां तक समझ में आ गया बच्चा या नहीं आया? ठीक है, आ गया कि नहीं आया जल्दी बताइए, ठीक है। इसको पढ़ जरूर लेना, है ना, पढ़ जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पीडीएफ लेकर आए ताकि आप लोग पढ़ लेंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना, चीजें बच्चा आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? चलो आगे की तरफ बढ़े। चलिए, किन्हीं 2 अलिंग गुणसूत्री आनुवांशिक विकारों को उनके लक्षणों सहित लिखी, ठीक है। कोई दो ऐसे विकार का नाम बताना है, ऐसे रोगों के बारे में लिखना है जो अलिंग गुणसूत्री हो। अलिंग गुणसूत्री किसको कहते हैं बच्चा? सुनो, हमारे शरीर में चाहे हम हो, आप हो, चाचा हो, चाची हो, सास हो, ससुर हो, है ना, जितने भी लोग हैं भैया दुनिया में, है ना, हम सभी इंसानों के शरीर में 46 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46 गुणसूत्र पाया जाता है। इस 46 में से 44 गुणसूत्र यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र को हम कहते हैं समजात गुणसूत्र। क्या कहते हैं? समजात कहते हैं, या इसको अलिंग गुणसूत्र कहते हैं।
या इसको अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसी का नाम है, ठीक है, याद रखना, ऐसा गुणसूत्र जो हमारे कायिक संरचनाओं का निर्माण करेगा, जो हमारे शरीर के कायिक अंगों का निर्माण करेगा, हम उसे क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र। और बचा हुआ दो गुणसूत्र यानी एक जोड़ी हम इसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। इसे क्या कहते हैं बच्चा, याद रखना, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये सभी लोगों को याद रखना है ना, ये सभी लोगों को याद रखना है। बताओ क्लियर है ना, बोलो बोलो क्लियर है। जी मैम ब्यूटी कुमारी बी, अरे गई लड़की, हम ऑप्शन में नहीं दिए हैं, ये ABCD लिख रही है जी। ब्यूटी हम लेकर आए लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ नहीं लाए हैं जो अपने मन में तुक्का मार के बी कर रही है, पगली। ठीक है, बी कहां से हो गया जी, ऐसा ही कुछ हो जी। मैम पढ़ते पढ़ते नींद आने लगा, अरे बिटिया सूतला, आज सूतला, कल घरे जाके चूल्हा चौका करे के पड़ी, ठीक है। और नहीं करल चाहत हो कि माई बाबू का नाम रोशन हो तो पढ़ ला, नींद के कहा भैया तू चल जा, हमके पढ़े के, हमके टॉप करे के, माई बाबू का सपना पूरा करे के, वरना 12 के बाद ना माई बाबू सीधे बियाह कराएंगे। चलिए अभी हम आ जाते हैं शरीर में होने वाले उपापचय क्रियाओं के प्रत्येक चरण पर। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है ना, इनको लिखना कौन सा क्वेश्चन था, लिखा कौन सा गया है। चलिए कोनो बात नहीं, हम लिख देते हैं। ठीक है, अलिंग आनुवांशिक विकारों की, अच्छा आनुवांशिक विकार है गुणसूत्रीय, आनुवांशिक गुणसूत्रीय जोड़ लो इसमें, गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, कोई एक कराते, एक आप खुद से करना। चलो हम एक ले लेते हैं डाउन सिंड्रोम, एक ले लेते हैं डाउन सिंड्रोम। कितने लोगों को ये नाम पता है, डाउन सिंड्रोम किसको कहते हैं? डाउन सिंड्रोम जिसको हिंदी में मंगोली जड़ता भी कहते हैं, मंगोली जड़ता। ठीक है, मेंडेलियन विकार भी 2 कराएंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, मंगोली जड़ता। ठीक है, अब ये क्या है, इस बीमारी में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, यह एक ऐसा विकार है जिसमें मनुष्य के 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर, ठीक है, वह विकार जिसमें मनुष्य के 21वें जोड़ी के गुणसूत्र पर एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बोला हमने कहा वह विकार, ठीक है, वह विकार जिसमें मनुष्य, हमारे शरीर में बच्चा 23 जोड़ी गुणसूत्र है ना, हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र, इस 23 में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है उसका काम होता है शरीर के कायिक संरचनाओं का निर्माण करना। ठीक है, और जो अंतिम का 1 जोड़ी गुणसूत्र है वो क्या करता है, वो लिंग का निर्धारण करता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, तो उन 22 में से 21वें जोड़ी के गुणसूत्र पर, ठीक है, मनुष्य के 21वें जोड़ी के गुणसूत्र पर 2 से 3 गुणसूत्र का हो जाना। ठीक है, 21वें जोड़ी के गुणसूत्र पर 2 से 3 गुणसूत्र का हो जाना, इसी वजह से कौन सा विकार होता है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्या होगा बच्चा, याद रखना, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम वह विकार, डाउन सिंड्रोम मतलब वह विकार जिसमें किसी व्यक्ति के 21वें जोड़ी के गुणसूत्र पर 2 से 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यह इसे एकाधी सूत्रता भी कहते हैं। एकाधी सूत्रता का मतलब एक का बढ़ जाना। ठीक है, इसे एकाधी सूत्रता भी कहते हैं, इसे एकाधी सूत्रता भी कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं। इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसमें क्या होगा, याद रखना, इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी बच्चे जिनको मंगोली जड़ता बीमारी होगा ना, वो मंद बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, उनका बच्चा क्या होता है, जो चेहरा है वो मंगोलियन के समान होगा, होठ मोटा होगा, जीभ मोटा होगा, ठीक है, माथा उभरा हुआ होगा, आंखें बच्चा आगे की तरफ निकली हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ये सारे क्या लक्षण, छोटा गर्दन होगा, कद उनका छोटा होगा, ऐसे बच्चे नपुंसक होते हैं। ये सारी चीजें आपको नोट कर डालना है ना, ऐसे चीजें आपको क्या करना है, लिख डालना है। बताओ लिख लोगे, बोलो लिख लोगे, हाँ या ना, फटाफट से बताइए, हो जाएगा? जी मैम हो जाएगा, है ना। दिमाग से कमजोर, हाँ दिमाग से कमजोर लिख सकते हो, या फिर सिंपल से मंद बुद्धि लिख देना, है ना, मंद बुद्धि लिख देना, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मंद बुद्धि लिख देना, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए कुछ हम लोग विकार देखते हैं जो किसकी वजह से होता है,
जीन में परिवर्तन की वजह से। देखो विकार दो तरह का होता है, पहले जानते हैं विकार कहते किसको। सबसे पहली चीज जान लेते हैं विकार का मतलब क्या होता है। विकार का मतलब होता है शरीर में होने वाला ऐसा बदलाव जिसके कारण हम बाकी जीवों से अलग दिखाई देने लगे। ठीक है, मान लो बुखार होता है, ठीक है, बुखार को आप विकार नहीं कर सकते, रोग और विकार में अंतर है, रोग और विकार में अंतर है बच्चा। ठीक है, रोग में हम किसी दूसरे से अलग नहीं दिखाई देते। अगर हमको बुखार हो गया इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम भैया आपको एलियन दिखाई देंगे। हमको सर्दी जुकाम हुआ है तो क्या हम आप लोगों को एलियन लग रहे हैं? बताओ, क्या आपको मेरा शक्ल एलियन की तरह लग रहा है? मंगल ग्रह से आया हुआ लग रहा है? नहीं ना लग रहा, नहीं ना लग रहा बच्चा। तो बस वही चीज याद रखना, उसको रोग कहेंगे। लेकिन अगर हमारे शरीर में विकार हो जाएगा ना, तो विकार में क्या होगा, शरीर बदल जाएगा, हम अपने ही जाति के जीवों से अलग दिखाई देंगे। क्या? अपने ही जाति के जीवों से अलग दिखाई देंगे, इसी को विकार कहते हैं। विकार क्या है? शरीर में होने वाला वो परिवर्तन, शरीर में होने वाला उत्परिवर्तन, शरीर में होने वाला उत्परिवर्तन जिसके कारण हम अपने ही जाति के जीवों से अलग दिखाई देते हैं। जिसके कारण कोई जीव, हम मत लिखो, जिसके कारण कोई जीव अपने ही, ठीक है, जिसके कारण कोई जीव अपने ही जाति, ठीक है, शरीर में होने वाला उत्परिवर्तन जिसके कारण कोई जीव अपने ही जाति के जीव से अलग दिखाई देता है, है ना, विकार कहलाएगा। विकार क्या है? शरीर में होने वाला उत्परिवर्तन जिसके कारण कोई जीव अपने ही जाति के जीव से अलग दिखाई देता है, विकार कहलाएगा। दिखाई देने लगे विकार कहलाता है। ठीक है, विकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला होता है गुणसूत्रीय विकार, और दूसरा हमको याद रखना है मेंडेलियन विकार। ठीक है, सबका कुछ एग्जाम्पल बता रहे जिसके बारे में पढ़ लेना। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, आएगा ही आएगा। ठीक है, गुणसूत्रीय विकार किसे कहते हैं? जब गुणसूत्र में, ठीक है, जब बच्चा गुणसूत्र में परिवर्तन के वजह से कोई विकार उत्पन्न हो। सिंपल बच्चा, है ना, सिंपल सा आपको याद रखना है। गुणसूत्रीय विकार किसे कहा जाएगा, है ना, गुणसूत्रीय विकार किसे कहा जाएगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब गुणसूत्र की संख्या, आकृति या संरचना में, ठीक है, जब गुणसूत्र की संरचना, आकृति या आकार, कोई भी चीज ले लो, गुणसूत्र की बात कर रहे, ठीक है, जब गुणसूत्र की संख्या, आकृति में कोई परिवर्तन हो जिसके वजह से शरीर में बदलाव दिखाई दे, तो इसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। और मेंडेलियन विकार क्या है? जीन विकार नहीं बच्चा, छोरा, जीन विकार नहीं बच्चा, मेंडेलियन विकार लिखना। मेंडेलियन विकार किसको कहते हैं? जब गुणसूत्र पर मौजूद जीन में परिवर्तन के वजह से कोई विकार उत्पन्न होता है तो हम उसे मेंडेलियन विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है मैम, आप पूजा मैम को जानते हैं? कौन सी पूजा मैम? दुद्दू गो पूजा मैम है जी। हमारे यूपी में ना पीडब्ल्यू में दुद्दू गो पूजा मैम है। तो कौने वाली की बात कर रही है, उनका नाम बताइए, बायो वाली या हिंदी वाली? ठीक है, कौन वाली की बात कर रही हैं आपको ये बताना होगा। ठीक है, हम जानते हैं वैसे दोनों लोगों को है, दोनों लोग बहुत क्यूट है। ठीक है, दोनों लोग मेरी परम मित्र है, बहुत अच्छी मित्र है, बहुत अच्छी है। ठीक है, ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, आप लोग पहुंचा दोगे उन तक तारीफ। ठीक है, वो लोग हमारा तारीफ नहीं करती है, ठीक है, लेकिन हम करेंगे। दोनों बहुत अच्छी है, क्यूट है। ठीक है, हिंदी वाली मैम तो सुपर डुपर क्यूट है, और बायो वाली मैम तो मेरी बड़ी दीदी है, बहन है, हम उनको अपनी बहन मानते हैं। ठीक है, मस्त है यार। चलो आगे की तरफ। ठीक है, टीचर्स हमारा बुराई कर सकते हैं। निधि मैम के मुंह से कभी भी किसी टीचर के बारे में कोई बुराई नहीं निकला, है ना। मैम कल किशन सर यूट्यूब छोड़कर चले गए, तुम लोग उनको परेशान करोगे तो छोड़ ही ना देंगे जी, है
बेचारे इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, आप लोगों को जाना चाहिए ना उनके क्लास में। फिजिक्स पढ़ाते हैं किशन सर, जाके पढ़ लिया कीजिए आप लोग, ठीक है, पढ़ लिया कीजिए सभी लोग। चलिए अभी लेकिन बायो हमसे पढ़ा करो, बायो के लिए नहीं जाना, बायो के लिए सिर्फ निधि मैम, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ अपने टॉपिक पर, गुणसूत्रीय विकार और मेंडेलियन विकार पर थे, ठीक है। गुणसूत्रीय विकार याद रखना, गुणसूत्रीय विकार क्या है? जब गुणसूत्र में परिवर्तन, ठीक है, जब गुणसूत्र में परिवर्तन होने से विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन होने से विकार हो तो उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। और मेंडेलियन विकार जब गुणसूत्र पर मौजूद जीन में परिवर्तन, देखो हमारे शरीर में जितने भी लक्षण है, बालों का रंग, आंखों का रंग, ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमारे शरीर में जितने भी लक्षण है उनको कौन कंट्रोल करता है? सभी लक्षणों को कंट्रोल करता है कौन? जीन। और जीन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों पर। याद रखना हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र है ना, इन गुणसूत्रों पे बच्चा क्या होता है? जीन मौजूद होता है। और गुणसूत्र पर जीन जिस स्थान पर होगा उस जगह को जीन लोकस कहते हैं, ये भी याद रखना है। एक नंबर में या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा जीन लोकस किसे कहते हैं, तो याद रखना गुणसूत्र में जिस स्थान पर जीन पाए जाएंगे, ठीक है, गुणसूत्र में जिस स्थान पर जीन पाए जाएंगे हम उनको क्या कहते हैं? ठीक है, गुणसूत्र में जिस स्थान पर जीन पाए जाएंगे हम उनको जीन लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? जीन लोकस कहते हैं उस जगह को जहां पर जीन पाया जाएगा। जीन का काम होता है हमारे शरीर में हर लक्षण को कंट्रोल करना, लेकिन अगर कोई जीन खराब हो गया ना तो हमारे शरीर में बच्चा विकार उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो जीन में उत्परिवर्तन के वजह से जो विकार उत्पन्न होता है उससे मेंडेलियन विकार कहते हैं। सिंपल सा, जीन में लिखेंगे, जीन में उत्परिवर्तन से होने वाला विकार, जीन में उत्परिवर्तन से होने वाला विकार मेंडेलियन विकार कहलाता है, मेंडेलियन विकार कहलाता है, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आप लोगों को बस समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को ये तैयार रहे, है ना। आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ कुछ विकारों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो विकार आप सभी को पढ़ना ही पढ़ना है ना। एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या करना है? आपको क्या करना है मेरे दोस्त? याद रखना एग्जाम में जाने से पहले आपको ये पढ़कर ही जाना है। अब क्या पढ़कर जाना है? देखो सबसे पहले आ जाते हैं कहां पर? हाँ, विकार, ठीक है। विकार हमारे दो तरह के हैं, एक है गुणसूत्रीय विकार जो गुणसूत्र की संरचना आकृति में बदलाव की वजह से उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय विकार कहेंगे, उसे गुणसूत्रीय विकार कहेंगे, ठीक है, गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। और दूसरा होता है मेंडेलियन विकार, दूसरा है मेंडेलियन जो जीन में बदलाव की वजह से उत्पन्न होगा। जो बच्चा किसकी वजह से? जीन में बदलाव की वजह से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? मेंडेलियन विकार। अब इनके बारे में कुछ टॉपिक्स, ठीक है, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। गुणसूत्रीय विकार में डाउन सिंड्रोम के बारे में हर बच्चा पढ़ेगा, इसको पढ़कर ही एग्जाम में जाना। लिख लो कहीं पर नोट, है ना, VVIP लिख रहे हैं, पढ़कर ही जाना, बिना पढ़े एग्जाम में जाना नहीं, इसको पढ़ लेना है, इसको बच्चा पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ जी मैम, ठीक है। तो हम क्या है, कहां पर है? डाउन सिंड्रोम। फिर आपको पढ़ना है टर्नर सिंड्रोम के बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में, और तीसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गुणसूत्रीय विकार ये आपको बच्चा याद रखना। बताओ क्लियर है? बोलो बोलो, क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, विकार हमारे दो तरह के, गुणसूत्रीय विकार और मेंडेलियन विकार। गुणसूत्रीय विकार में आपको 3 पढ़कर जाना है परीक्षा में। डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो व्यक्ति के 21वें नंबर के गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम जो महिला के लिंग गुणसूत्र डबल एक्स में से एक एक्स गायब हो जाने की वजह से होता है। तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो पुरुषों के लिंग गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। 3 विकार याद रखना है, डाउन, टर्नर और क्लाइनफेल्टर, ठीक है। डाउन सिंड्रोम कब होगा? जब 21वें नंबर पर 2 से 3 गुणसूत्र हो जाएगा। टर्नर कब होगा? जब महिला की लिंग गुणसूत्र डबल एक्स में से एक एक्स गायब हो जाएगा। और क्लाइनफेल्टर कब होगा? क्लाइनफेल्टर कब होगा बच्चा? तो याद रखना जब पुरुष के लिंग गुणसूत्र
XY पर एक X बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब आ जाओ मेंडेलियन विकार। मेंडेलियन विकार में बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है, जो पढ़कर जाना है। सबसे पहला आपका हीमोफीलिया, ये तो आना ही आना है, शॉर्ट में लॉन्ग में आएगा। हीमोफीलिया वह विकार जिसमें क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता। अगर खून बहना स्टार्ट हुआ तो लगातार खून बहता रहेगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में, वर्णांधता जिसमें व्यक्ति को लाल और हरा रंग नहीं दिखाई देगा, वर्णांधता। ठीक है, फिर याद रखना थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के बारे में पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एक है आपका सिकल सेल अनेमिया, इनके बारे में पढ़ लेना, जिसमें व्यक्ति का खून जो है ना आरबीसी वो हंसी आकार का हो जाता है, सिकल सेल अनेमिया। और एक आपका लास्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसमें व्यक्ति का बाल आईब्रो सब सफेद हो जाएगा। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया है ना। ये बिना पढ़े परीक्षा में अगर गए तो भैया तैयार हो जाओ नागिन डांस के लिए, है ना। सवलिया का पेपर वह बीन बजाएगा और तुम नागिन की तरह नाचोगे, काहे कि ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं इसको पढ़कर ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, इसको एक बार पढ़कर ही एग्जाम में जाना है। चलिए अब हम ये दो ठो रोगों के बारे में पढ़ा देते हैं। जैसे पहला है सिकल सेल अनेमिया। ठीक है, सिकल सेल अनेमिया के बारे में आपको कुछ चीजें बताते हैं कि अगर एग्जाम में आया तो क्या लिखोगे। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए सिकल सेल अनेमिया के बारे में। तो सिकल सेल अनेमिया मेंडेलियन विकार है। मेंडेलियन का मतलब जो जीन में बदलाव की वजह से होगा। ठीक है, दात्र कोशिका अरक्तता जिसको हम सिकल सेल अनेमिया कहते हैं, या मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। ठीक है, जब अप्रभावी जीन संयुग्म की एचबी यानी हीमोग्लोबिन अवस्था में होता है तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे स्थान पर ग्लूटेमिक, देखो सिंपल सा, इतना हमको नहीं पढ़ाना जी, हाँ इतना लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा ये सब पढ़ेंगे ना तो सर्वा चक्कर आ जाएगा। देखो दात्र कोशिका अरक्तता क्या है, वह विकार, सिंपल सा लिखना, वह विकार जिसमें व्यक्ति का आरबीसी, ठीक है, वह विकार जिसमें व्यक्ति के आरबीसी का आकार बदल जाता है। ठीक है, वह विकार जिसमें व्यक्ति के आरबीसी का आकार हंसिया आकार का हो जाएगा, हंसिया आकार का हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद यह अलिंग गुणसूत्रों पर, यह अलिंग संलग्न मेंडेलियन विकार है। यह अलिंग संलग्न मेंडेलियन अप्रभावी विकार है। अप्रभावी का मतलब होता है सभी बच्चों को नहीं होगा, है ना। यह अलिंग संलग्न मेंडेलियन अप्रभावी विकार है। इस विकार में क्या होता है, व्यक्ति के आरबीसी का आकार हंसी आकार का हो जाता है। ठीक है, इसमें सिंपल सा क्या होगा, इसमें आरबीसी में पाई जाने वाली 4 हीमोग्लोबिन श्रृंखलाओं में 2 बीटा श्रृंखला, ठीक है, पाई जाने वाली 4 श्रृंखलाओं में जो बीटा श्रृंखला है उसमें उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, जो बीटा श्रृंखला में उत्परिवर्तन होता है। इसमें बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर, इसमें बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर पाई जाने वाली, ठीक है, बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर पाई जाने वाली, ठीक है, क्या लिखा हमने, इसमें बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर पाई जाने वाली, इसमें बीटा श्रृंखला छठे स्थान पर पाई जाने वाली ग्लूटेमिक अम्ल वेलिन अम्ल में बदल जाता है। ग्लूटेमिक अम्ल पाई जाने वाली न्यूक्लियोटाइडों के क्रम में परिवर्तन, पाई जाने वाली
नाइट्रोजन बेस के क्रम में परिवर्तन होता है, नाइट्रोजन बेस के क्रम में परिवर्तन हो जाता है, क्रम में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण, है ना, हो जाता है, जिसके कारण, अरे जिसके कारण ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर क्या बनने लगता है, वैलिन अम्ल बनने लगता है। छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वैलिन अमीनो अम्ल ले लेता है, सिंपल सा है, ठीक है। ग्लूटामिक, जिसके कारण ग्लूटामिक अम्ल के जगह पर, ग्लूटामिक अम्ल के जगह पर, ग्लूटामिक अम्ल के जगह पर वैलिन अम्ल बनने लगता है, वैलिन अम्ल बनने लगता है, वैलिन अम्ल बनने लगता है, ठीक है। ग्लूटामिक अम्ल की जगह पर क्या बनने लगता है, वैलिन अम्ल बनने लगता है। ये सभी को याद रखना है, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। जिसके कारण आरबीसी का आकार बदल जाता है, जिसके कारण आरबीसी का आकार सिकुड़कर हंसियाकार हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। बताओ क्या सबको समझ में आ गया, जल्दी बताइए, क्या सबको यहां तक हमारा बात समझ में आ गया? कर लोगे अगर परीक्षा में आएगा तो, है ना, जल्दी बताइए, क्या आप लोग यहां तक कर लोगे, हाँ या ना, हाँ या ना? जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, सभी यहां तक तो कर लोगे जहां तक हमें लग रहा है ना, ये तो अब आप लोग कर लोगे, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करें तो फिनाइल, याद रखना, फिनाइल कीटोन्यूरिया यह भी एक अप्रभावी जीन के कारण होने वाला विकार है। फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल का उपयोग अनेक उपापचयी पथ पर होता है, ठीक है। एक हमारे शरीर में अम्ल बनता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन, क्या नाम है, फिनाइल एलेनिन, नाम याद रखना। फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल का उपयोग हमारे शरीर में कई सारे अनेक उपापचयी पथों में होता है। प्रत्येक पथ में अनेक एंजाइम भाग लेते हैं, ठीक है। किसी भी एक एंजाइम का निर्माण न होने से वह पथ पूर्ण नहीं हो पाता और रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये एक अप्रभावी जीन के कारण फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता। इस कारण रुधिर में फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है और इसका स्त्रावण मूत्र में भी होने लगता है। इस अवस्था को फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। ऐसे बालकों में मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है तो याद रखना, एक ऐसा बीमारी, ठीक है, याद रखना, यह एक ऐसा बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर में फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। हमारे शरीर में एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन और बाद में चलकर इस एंजाइम को बदल दिया जाता है, ठीक है। बाद में ये जो फिनाइल एलेनिन है बच्चा, इसको क्या होगा, इसको बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है तो इसको टायरोसिन में बदल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे शरीर में इस एंजाइम को टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम नहीं बनता है तो ये हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हमारे शरीर में बढ़ जाएगा और इसके बढ़ने की वजह से ऐसे बच्चे मंद बुद्धि वाले, ठीक है, इनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, बाल वाल सफेद हो जाता है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगा, है ना, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, यह एक अप्रभावी जीन के कारण होने वाला विकार है। फिनाइल, हमारे शरीर में फिनाइल एलेनिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन नामक एक अमीनो अम्ल बनता है जो बहुत सारे उपापचयी पथों में भाग लेता है, लेकिन बाद में इस अम्ल को हम टायरोसिन में बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस एंजाइम को बदलने वाला, इस एंजाइम को टायरोसिन में बदलने वाला जीन खराब हो जाता है, जिसके कारण इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है और ये अगर हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, मंद बुद्धि। इसके कारण बच्चे कैसे हो जाएंगे, मंद बुद्धि वाले हो जाएंगे, अल्प विकसित रह जाते हैं। इनका आईक्यू लेवल 20 से भी कम रहता है, ठीक है, इनका आईक्यू लेवल क्या होता है, 20 से भी कम होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये आप लोगों को बच्चा याद रखना है। बताओ क्लियर है? अगर संख्या कम कर रहे हो ना बच्चा तो हम क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, है ना, फिर देखते रहना, फिर कब बोल देना कि मैडम आप लॉन्ग क्वेश्चन करवा दीजिए, ठीक है। लिखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आज लेकर आए तो सब कौनो नहीं टिक रहे हैं,
ठीक है बच्चा, ठीक है। चलिए आइए, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु प्रयोगों दौरान हर्षे एवं चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। देखो आपके एग्जाम में यूपी वाले बच्चे तो तैयार रहना, यूपी वाले तो बच्चा तैयार रहना, हर्षे और चेज आएगा ही आएगा। मेरे टाइम पर भी हर्षे और चेज दे दिया था, ठीक है, मेरे टाइम पर भी हर्षे और चेज का रिएक्शन दे दिया था कि हर्षे और चेज का प्रयोग बताइए, ठीक है। और जितने भी बिहार के बच्चे देख रहे हैं, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, सिद्ध करो किसी प्रयोग द्वारा, तो आपको हर्षे और चेज का प्रयोग करना होगा, ठीक है। हर्षे और चेज हमारे दो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही वो पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। इन्होंने दो बैक्टीरियोफेज लिया, दो इकोलाई को लिया, ठीक है, याद रखना इन्होंने लिया क्या क्या, और क्या लिया, इन्होंने सल्फर 35 रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल किया, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, हर्षे एवं चेज ने दो ऐसे जीवाणु भोजियों का संवर्धन किया जिसमें एक में रेडियो एक्टिव सल्फर था और एक में रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। फिर इनको ई कोलाई से क्या करवाया, इनका संकरण करवाया, ठीक है, ई कोलाई से इनको संक्रमित कराया और फिर देखा कि ई कोलाई के अंदर क्या आ रहा है, क्या रेडियो एक्टिव सल्फर आ रहा या रेडियो एक्टिव फास्फोरस आ रहा, क्योंकि देखो सल्फर पाया जाता है प्रोटीन में, याद रखो यह हमारा जीवाणु भोजी, ठीक है, जीवाणु भोजी का शरीर दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, जीवाणु भोजी का जो शरीर होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्रोटीन का बना हुआ खोल और दूसरा होता है आनुवांशिक पदार्थ, दूसरा होता है आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लो ये कलुआ है और ये मलुआ है, ठीक है, दोनों हमको यहाँ पे हम दूध रखे, रोज हमारा दूधवा कोई पी जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दूध नहीं रखते, आइसक्रीम रखते हैं, ये कलुआ और ये मलुआ है ना, ये हमारा कलुआ है और ये हमारा मलुआ है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कोई एक है जो हमारा आइसक्रीम हुआ खा जाता है, हम फ्रिजवा में रखते हैं और हमारा आइसक्रीम खा जाता है, हमको पकड़ना है कि इन दोनों में से चोर कौन है। तो हमने कलुआ के पैर में भैया पीला रंग लगा दिया, कलुआ के पैर में पीला रंग लगा दिया और मलुआ के पैर में हरा रंग लगा दिया। अब फिर हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद देखा तो आइसक्रीम के डब्बे के पास हरा रंग मिला, क्या मिला, हरा रंग मिला। जरा बताओ चोर कौन है, आप बताइए, ठीक है, आप लोगों को बच्चा हम पुलिस बनाएंगे, पुलिस, ठीक है, तो जरा बताओ चोर कौन है, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे पास दो गो सक्की थे, कलुआ और मलुआ, इन्हीं दोनों में से कोई चोर है। कलुआ को हमने पीयर रंग से कर दिया, मलुआ को हमने हरियर रंग से कर दिया। अब हमको देखना है कि आखिर आइसक्रीम कौन खा रहा है। तो जब हमने आइसक्रीम के पास देखा तो हमको हरा रंग प्राप्त हुआ, क्या मिला, हरा रंग मिला। तो जरा बताइए चोर कौन है, क्या कलुआ चोर है या मलुआ चोर है, ठीक है। कलुआ और मलुआ में चोर कौन है, कौन बताएगा, जल्दी बताइए, है ना। चांदनी बोल रही है मलुआ, बहुत बढ़िया, बहुत, सभी लोग लिखो, सभी लोग लिखे, दीदी आप, हम कैसे होंगे जी, हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं, हमको आइसक्रीम नहीं पसंद है, ठीक है। चलो जल्दी बताओ कलुआ और मलुआ में कौन कौन चोर है, बोलो जल्दी 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 बताइए। मलुआ 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 मलुआ, है ना, बहुत अच्छा जवाब, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। क्या होगा, मलुआ चोर है। कैसे पता चला, रंग से, कि जवन रंग दिखाई दिया वो है हमारा चोर है। बस उसी तरह से हर्षे एवं चेज ने भी किया। हर्षे एवं चेज के पास एक जीवाणु भोजी है, एक उसके पास जो जीवाणु भोजी का शरीर है दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से और आनुवांशिक पदार्थ से। ये हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है। हमको देखना है कि ये जीवाणु भोजी इस बैक्टीरिया के शरीर में क्या डालता है, या तो प्रोटीन डालेगा या तो आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए डालेगा, ठीक है। इसके शरीर में दो ही चीज होता है, प्रोटीन होता है, अरे भैया क्या होता रहता है जी, रोज का इसका नाटक हो चुका है, एक बार जरूर हो जाएगा, अब तो हमको आदत सा हो गया है। चलो, जीवाणु भोजी दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से और डीएनए से, और हमको पता करना है कि प्रोटीन और डीएनए में से वो कौन सा पदार्थ है जो इस जीवाणु के शरीर, कौन से जीवाणु, ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई के शरीर में जाएगा, ठीक है। कौन है जो ई कोलाई के शरीर में जाएगा, ये हमको पता करना है। और इसके लिए हमने क्या किया, दो चीजें लिया, एक रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। सल्फर क्या करता है, प्रोटीन को चमका देता है। सल्फर पाया जाता है प्रोटीन में, इसलिए वो प्रोटीन को चमका देता है। जब हमने क्या डाल दिया, रेडियो एक्टिव सल्फर,
रेडियो एक्टिव सल्फर डालने पर प्रोटीन वाला भाग चमक गया, और रेडियो एक्टिव जब हमने फॉस्फोरस डाला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला तो डीएनए चमक गया, क्योंकि डीएनए में क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, और जब हमने संक्रमित कराया, ठीक है, जब हमने जीवाणु भोजी को ई कोलाई से संक्रमित कराया तो जीवाणु भोजी क्या करेगा, अपना आनुवांशिक पदार्थ इसमें डालेगा। ठीक है, जीवाणु भोजी क्या करेगा, अपना आनुवांशिक पदार्थ इस बैक्टीरिया में डालेगा, और जब उसने डाला तो हमको क्या मिला, हमको मिला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। क्या मिला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। जरा बताओ क्या आया है हमको भैया, इस जीवाणु के शरीर में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला। क्या मिला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला। तो जरा बताओ इस जीवाणु भोजी से इस बैक्टीरिया के शरीर में क्या आया होगा, है ना, इस जीवाणु भोजी से इस बैक्टीरिया के शरीर में क्या आया होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताइए, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, हमारे हर्षे एवं चेज इन दोनों ने क्या किया, इनको पता लगाना था डीएनए और प्रोटीन में से आनुवांशिक पदार्थ कौन है जो हमारे इस जीवाणु भोजी से इस बैक्टीरिया के शरीर में आ रहा। इसके लिए उन्होंने दो रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, एक रेडियो एक्टिव सल्फर जो प्रोटीन को चमका रहा था, एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो डीएनए को चमका रहा था। जब उन्होंने इस जीवाणु भोजी को ई कोलाई से संक्रमित कराया तो उनको दिखा कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मौजूद है। क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। आपको पता है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस किसको चमकाता था, डीएनए। यानी इस जीवाणु भोजी से बैक्टीरिया में क्या आया है, डीएनए आया है। क्या आया है बच्चा, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है, बोलो बोलो। मैम मैं कपड़े धुलने जा रहा हूँ। अरे भैया संडे है जी, संडे को धुलना ना पड़ता, हमऊ को धुलना है। ठीक है, कितना हम लोगों का काम रहता है, क्या बताया जाए। चलिए आइए देखो कैसे लिखेंगे, कैसे। हर्षे एवं चेज ने डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने हेतु सल्फर 35 यानी रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ऑटोट्रोप्स यानी रेडियोधर्मी युक्त माध्यम लिया और ई कोलाई जीवाणु का संवर्धन कराया। कुछ समय वृद्धि कराने के पश्चात जीवाणु को जीवाणु भोजी द्वारा संक्रमित कराया गया। संक्रमण के पश्चात देखा गया कि जीवाणु भोजी का प्रोटीन आवरण जो सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर से क्या था, युक्त था। तो सही यार, इतना बुक का लैंग्वेज तो हमको समझे में नहीं आया, जबकि इसके डीएनए में सल्फर नहीं होता। इसके विपरीत जीवाणु भोजी का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से क्या था, युक्त था। और देखा गया कि आखिर इस जीवाणु भोजी से आया क्या। हटा भैया, किताब वाला लैंग्वेज तो हमको कुछ समझे नहीं आता है, तो हमारा लिखो जी, हमारा लिखो। ठीक है, हमारा लिखना हर्षे एवं तथा चेज। हर्षे तथा चेज नामक वैज्ञानिक, हर्षे तथा चेज ने प्रयोग द्वारा, हर्षे तथा चेज ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, याद रखना, इसके लिए उन्होंने लैब में जीवाणु भोजी तथा ई कोलाई बैक्टीरिया का संवर्धन किया। ई कोलाई बैक्टीरिया का संवर्धन किया। ई कोलाई बैक्टीरिया का संवर्धन किया। ठीक है, संवर्धन कराने के पश्चात
कराने के पश्चात उन्होंने एक जीवाणु भोजी को रेडियो एक्टिव सल्फर से, एक जीवाणु भोजी में रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया। ठीक है, एक जीवाणु भोजी में रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया, रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया, जिसके कारण जीवाणु भोजी का प्रोटीन वाला भाग चमक गया। ठीक है, जिसके कारण जीवाणु भोजी का प्रोटीन वाला भाग रेडियो एक्टिव सल्फर युक्त हो गया। रेडियो एक्टिव सल्फर युक्त हो गया, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर मौजूद होता है, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे जबकि दूसरे जीवाणु भोजी में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला। ठीक है, जबकि दूसरे जीवाणु भोजी में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला, ठीक है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला, जिसके कारण ठीक है, क्या लिखा हमने, जबकि दूसरे जीवाणु भोजी में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला, जिसके कारण जीवाणु भोजी का डीएनए वाला भाग रेडियोधर्मी फास्फोरस युक्त हो गया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस युक्त हो गया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस युक्त हो गया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस युक्त हो गया, है ना, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात उन्होंने दोनों जीवाणुओं भोजी को ई कोलाई से संक्रमित कराया। इसके पश्चात उन्होंने दोनों जीवाणु भोजी को ई कोलाई बैक्टीरिया से संक्रमित कराया। ई कोलाई बैक्टीरिया से संक्रमित कराया। ठीक है, संक्रमित कराया, तब उन्हें देखने को मिला कि रेडियो एक्टिव सल्फर ई कोलाई में मौजूद नहीं था। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर ई कोलाई में मौजूद नहीं, संक्रमित ई कोलाई में नहीं मिला। ठीक है, तब उन्हें देखने को मिला कि रेडियो एक्टिव सल्फर संक्रमित ई कोलाई में मौजूद नहीं था, परंतु रेडियो एक्टिव फास्फोरस ई कोलाई में प्राप्त हुआ। ठीक है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस ई कोलाई में प्राप्त हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकला
यह निष्कर्ष निकला कि जीवाणु भोजी से डीएनए ई कोलाई में स्थानांतरित हुआ है, इसीलिए ई कोलाई में रेडियोएक्टिव फास्फोरस मिला। इसीलिए ई कोलाई बैक्टीरिया में रेडियोएक्टिव फास्फोरस मिला। ठीक है, तो ये हम कहानी की तरह भी लिखे समझाने के लिए, बस है ना। आप लोगों को पूरा लिखना होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, उसको हिलाया गया, फिर उसको स्थिर किया गया, क्षालन विधि इसमें हुआ, ये सब चीजें भी आपको लिखनी होंगी, है ना। आपको बच्चे ये सरल भाषा में लिखे सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको किताबी लैंग्वेज मेरी तरह नहीं समझ में आता, है ना। हमें भी किताब, मैम इतना बड़ा आंसर है, पूरा लिखना पड़ेगा। अरे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का बच्चा, 5 नंबर है, तुमको क्या लगता है 2 लाइन लिखोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा? सुदामा राय जी, नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा, है ना। आपको लिखना होगा, ठीक है, आपको ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, सल्फर वो प्रोटीन नहीं, ठीक है। लास्ट में ये चीज आपको डाल देना है ना, ये चीज बच्चा आपको डाल देना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना, ठीक है। अगला सवाल क्या आ चुका है बच्चा? अगला सवाल आपका आ चुका, क्या आ चुका? मानव जीनोम परियोजना। आखिर ये मानव जीनोम परियोजना क्या है? ठीक है, मानव जीनोम परियोजना क्या है? तो मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। ठीक है, मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म है तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। याद रखना, मानव जीनोम परियोजना एक बहुत ही बड़ा महापरियोजना है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितने जीन हैं, उनका क्या काम है, ये हमको जानना है। ठीक है, मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म पाए जाते हैं और प्रत्येक क्षार को पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च आएगा। ठीक है, ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 बुकों की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक पृष्ठ पर 1000 शब्द लिखे जाए, इस योजना को पूरी होने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है। ठीक है, अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं, तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। इतने स्तर के आंकड़ों के संग्रह, समापन व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकी साधनों की आवश्यकता होगी। अतः अपने इस वृहद स्तर की यह योजना महापरियोजना कहलाती है। क्या कहलाती है? महापरियोजना कहलाती है। सरल शब्दों में आपको लिखना है, मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित, ठीक है, मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म पाए जाते हैं और प्रत्येक क्षार को पहचानने के लिए $3 लगेगा। मतलब इसका है कि अगर हम पूरे के पूरे हमारे शरीर में जितने भी क्षार है उनको पहचानने बैठेंगे तो लगभग हमारा $9 मिलियन खत्म होगा, है ना। इसके लिए बच्चा अगर किताब की बात करें तो आपका 1000 पन्नों वाला 3300 किताब बनेंगे। ठीक है, अगर हम एक पन्ना में 1000 शब्द लिखते हैं तो, और इस योजना को पूरा होने में लगभग 13 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, अनेक देश के वैज्ञानिक मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं, जहां पर वो ज्ञात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में कितने जीन हैं और किन जीन का क्या काम है। ठीक है, ये सारी चीजें, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? महापरियोजना कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उच्च कोटि के सांख्यिकी साधनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? महापरियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरियोजना कहते हैं। तो सवाल यही आया है कि मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है? तो आपको ये डेटा लिखना होगा, आपको ये डेटा अपनी परीक्षा में लिखना होगा कि इन्हीं रीजंस के वजह से, है ना, इन्हीं रीजंस के वजह से हम परियोजना को महापरियोजना कहते हैं। ठीक है, हम मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहते हैं। ठीक है, इन सब पर टिप्पणी लिखने को आएगा। अनुलेखन का मतलब क्या होता है?
डीएनए से आरएनए बनना। केंद्रक के अंदर डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुलेखन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुलेखन। अनुलेखन क्या है? सिंपल सा, डीएनए के रज्जुक, डीएनए के धागे से क्या बनना? आरएनए के धागे का निर्माण होना, इसको अनुलेखन कहते हैं। इस प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम मदद करता है। सबसे पहले डीएनए के दोनों धागे अलग होंगे, ठीक है। डीएनए के दोनों धागों में ऊपर वाला धागा कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, नीचे वाला धागा लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, जो 3 से 5 की तरफ है, ठीक है। जो हमारा लैगिंग, जो हमारा एक कोडिंग है, एक क्या होता है? लीडिंग लैगिंग, तो उसमें कोडिंग और टेम्पलेट। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो क्या करता है? आरएनए का धागा बनाएगा। सिंपल सा, देखो डीएनए के ये 2 धागे हैं, ये 2 धागे हैं। सबसे पहले डीएनए के दोनों धागे अलग होंगे। अलग होने के बाद एक हमारा कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड और एक कहलाता है हमारा लीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। जो हमारा आरएनए का नया धागा बनेगा ना, वो हमेशा 5 से 3 की दिशा में बनता है, 5 से 3 की दिशा में, ठीक है। तो नीचे वाला 3 से 5 की दिशा में होगा, इसी को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। जब भी हमारा नया धागा बनेगा वो 5 से 3 की दिशा में बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हमारा आरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? आरएनए पॉलीमरेज, है ना। आरएनए, एमआरएनए बनना है दीदू, एमआरएनए कोई भी आरएनए, ठीक है। डीएनए से हमारा एमआरएनए बनता है, टीआरएनए बनता है, आरआरएनए बनता है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? याद रखना, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। ये सभी को याद रखना है, ठीक है। अगला है जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसको कहा जाता है? अरे ये कहां पर आ गए? यहाँ पे थे ना। अनुलेखन समझ में आ चुका। दूसरा है बहुरूपता, जिसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ये पढ़ लो। तो जीन संख्या में आनुवांशिक उत्परिवर्तनों का उच्च आवृत्ति में होना बहुरूपता कहलाता है। अगर आपके परीक्षा में आया, बहुरूपता, जो आ सकता है, बहुरूपता क्या है? तो जीन क्या है? जनसंख्या में, ठीक है। जीन जनसंख्या में आनुवांशिक उत्परिवर्तनों का उच्च आवृत्ति में होना। किसी भी जनसंख्या में, हमारे जितने भी लोगों की संख्या है, अगर उसमें जीन में बदलाव हो रहा है, इसी को बहुरूपता कहते हैं, ठीक है। इसी को बहुरूपता कहते हैं। ऐसे उत्परिवर्तन डीएनए अनुक्रमों के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर एकत्रित होता है, ठीक है, तथा बहुरूपता का कारण बनता है। बहुरूपता अनेक प्रकार की होती है तथा इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइडों में वृहद स्तर पर उत्परिवर्तन होता है। सिंपल सा अगर आपसे पूछा जाए बहुरूपता क्या है, तो सिंपल सा लिखना, किसी भी जनसंख्या में, किसी भी जीन जनसंख्या में आनुवांशिक उत्परिवर्तनों का उच्च आवृत्ति में होना। जीन जनसंख्या में आनुवांशिक उत्परिवर्तनों का उच्च आवृत्ति में होना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को बहुरूपता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुरूपता कहा जाता है। ऐसे उत्परिवर्तन में डीएनए के अनुक्रमों में परिवर्तन होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? वंशागत होता है, जो बहुरूपता का कारण बनता है, जो बहुरूपता का कारण बनता है। आगे आ जाओ, स्थानांतर, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? तो आरएनए से प्रोटीन का बनना, ठीक है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में एमआरएनए, टीआरएनए एवं आरआरएनए मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसी को अनुवादन कहा जाता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, ठीक है। 20 अमीनो एसिड आपस में मिलकर के एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये आपको याद रखना है, 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। कितना? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये सभी लोगों को याद रखना है। तीनों आरएनए का काम, एमआरएनए के पास सूचना है प्रोटीन बनाने का, ठीक है। एमआरएनए के पास क्या होता है? एमआरएनए के पास सूचना है प्रोटीन बनाने का। दूसरा क्या है हमारे पास? एमआरएनए हो चुका, टीआरएनए, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है? कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड को लेकर आता है राइबोसोम तक, और आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। इन तीनों को हमने डिटेल में पढ़ाया है, नहीं पता है तो एक बार जाकर के क्लासेस देख लेना, ठीक है। जैव सूचना
विज्ञान किसको कहते हैं? तो जीव विज्ञान का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत जीवों के जीनोम संबंधी आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, जैव सूचना विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, जीव विज्ञान का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीनोम संबंधी, ठीक है, जीवों के जीनोम संबंधी आंकड़ों का संग्रह या विश्लेषण करते हैं, जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। इसका उपयोग कृषि सुधार, ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि में किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि में किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब को बच्चा आपको पढ़ लेना है ना, इन सब को बच्चा आपको पढ़ लेना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे, है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये वाला देख लेते हैं, आ जाओ। स्त्री जनन तंत्र अब सब बच्चा कर लेगा। अब तो हमको लग रहा है सबसे इजी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है, सब लोग कर लेंगे। ठीक है, कर लेना जी सारे लोग। हम अभी रफली बना रहे हैं, आप बढ़िया तरीके से बनाइएगा, है ना, आपको बढ़िया तरीके से बनाना है। नामकरण, ये गर्भाशय, गर्भाशय की तीनों परत, एंडो, मायो और पेरी, तीनों मैट्रियम का नाम लिखना। ये गर्भाशय ग्रीवा और ये योनि। ठीक है, ये हमारा फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका में जो गर्भाशय से जुड़ा होता है उसे स्थमस कहते हैं। सबसे चौड़ा भाग एम्पुला कहलाता है, कीप जैसा भाग कीपक कहलाता है, और उंगली नुमा संरचना झालर कहलाता है। ठीक है, झालर कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो एक सवाल और है हमारे पास। क्या है सवाल? जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोध की विभिन्न विधियों का विवेचना कीजिए। ठीक है बच्चा, जनसंख्या नियंत्रण, आपको पता है कि जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी भारत को ही ले ले तो भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल। गर्भ निरोधक क्या होता है? ऐसे उपाय जिनका इस्तेमाल करके हम अनवांटेड मतलब अवांछित गर्भ धारण करने से बच सकते हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक उपाय किसको कहेंगे? ऐसे उपाय जिनका इस्तेमाल करके गर्भ धारण करने से बचा जा सकता है, उसे गर्भ निरोधक कहते हैं, गर्भ निरोध कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां। सबसे पहला हार्मोनल विधियां, कुछ ऐसे आजकल गर्भ निरोधक के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोनों से बनी गर्भ निरोधक गोलियां जैसे माला डी, माला एन बाजार में उपलब्ध है, जिनका उपयोग करके गर्भ धारण करने से बचा जा सकता है। ठीक है, पहला याद रखना, कुछ हार्मोनल विधियां यानी कुछ ऐसी दवाइयां मार्केट में मौजूद है जैसे माला डी, माला एन, जिनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? गर्भ धारण करने से बच सकते हैं। दूसरा है प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियां मतलब ऐसी विधियां जो कोई भी दंपत्ति क्या कर सकता है? वो अपनी इच्छा से कर सकता है। इसमें 3 आता है। पहला है बाह्य रसकलन, संभोग के दौरान जैसे ही मेल के शिश्न से वीर्य निकलने वाला हो वो शिश्न को बाहर निकाल दे। दूसरा आपका है स्तनपान अनातर्व, 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना। और तीसरा है आवधिक संयम। ठीक है, आतर्व चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में संबंध करने से बचना। इन तीनों को किसमें रखते हैं? प्राकृतिक विधियों में रखते हैं। ठीक है, अगला है यांत्रिक विधियां। ऐसी विधियां, इसमें रोधक साधक द्वारा अंडाणु और शुक्राणु को परस्पर मिलने से रोका जाता है। पुरुषों के लिए इसे रोधक साधन को कंडोम कहते हैं। यह बाजार में निरोध के नाम से जाना जाता है। यह पतले रबर या लेटेक्स का बना होता है जिसे संभोग के समय शिश्न पर लगा लिया जाता है, जिससे वीर्य योनि में प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल द्वारा हम एड्स से भी बच सकते हैं। एड्स का पूरा नाम अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इससे बचने के लिए हम यांत्रिक विधियों में कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्भधारण के साथ साथ आपके एड्स से भी बचाता है। फिर अगला है डायफ्राम। गर्भाशय ग्रीवा यह मानव निर्मित उपकरण है जो रबड़ से बना होता है और इसका इस्तेमाल महिलाएं करती हैं। संभोग से पहले गर्भाशय ग्रीवा को ढक देती है ताकि शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा से अंदर न जा सके। ठीक है, अगला है रासायनिक विधियां। कुछ ऐसे रसायन मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? बच्चे उत्पन्न करने से बच सकते हैं। ठीक है, इसमें आता है स्पर्मिसाइडल यानी शुक्राणु नाशक, जो क्या करती है? महिला अपने योनि में लगा लेती है ताकि जब शुक्राणु अंदर जाए तो शुक्राणु नष्ट हो जाए। फिर हमारा लास्ट है सर्जिकल विधियां। ऐसी विधियां जो स्थायी है, जिसका इस्तेमाल करके हमेशा के लिए संतान उत्पन्न करने से बचा जा सकता है। ठीक है, पुरुषों के
ठीक है। पुरुषों के शुक्रवाहिनी को काट करके बांध देना, इसे वैसेक्टोमी कहते हैं, और महिला के फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देना, इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये दोनों के दोनों स्थायी विधियां हैं। इनका इस्तेमाल किसके द्वारा? इनका इस्तेमाल बच्चा याद रखना डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, ये सभी को याद रखना है। क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम। चलो, तो यहां पर हमारा ये हो गया कंप्लीट, है ना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के इस सुपर डुपर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आपकी संख्या बता रही है कि आप लोगों को भैया पढ़ना ही नहीं है ना, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो ही नहीं, क्योंकि जब हम आप लोग कहते हो मैम लॉन्ग क्वेश्चन लाओ, लॉन्ग क्वेश्चन लाओ, जब आज लॉन्ग क्वेश्चन लाए तो कोई टीका ही नहीं। ठीक है, और फिर आप कहोगे कि मैम आप तो बस MCQ कराते हो, शॉर्ट क्वेश्चन कराते हो। भैया कैसे कराएं? आप पढ़ोगे तब ना, आप पढ़ोगे तब ना। आप लोग भैया दुनिया वालों के चक्कर में पड़े हो, वो आपको ऐसे बोल दिया, वो आपको ऐसे कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, आपने ये क्यों छोड़ दिया। मेरे दोस्त, हमारा तो कट जाएगा। ठीक है, हमें क्या है, हम तो पढ़ा रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है, हमारा जिंदगी चल रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा होगा, चलो 1 साल अगले साल से हम नहीं पढ़ाएंगे, बस मेरा इतना ही जाएगा। आप सोचो कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो। ठीक है, आप अपने माता पिता के लिए क्या कर रहे हो, कभी बैठना और सोचना। ठीक है, आप कभी अपने आप को ना, अपने आप से सवाल करना कि क्या अपने माता पिता के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं, क्या मैं उनके सम्मान के लिए कुछ कर पा रहा हूं। आप ये अपने मन से, अपने अंदर से एक बार सवाल जरूर पूछना और देखना जवाब क्या आता है। ठीक है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो देखा मैं आपड़े, मुंह से बुरा न कोई। दूसरों में कमियां निकालने से पहले एक बार अपने अंदर झांक कर जरूर देखना कि क्या मैं सही हूं। मैं तो हर उस इंसान से कहूंगा जो मेरे बारे में जितना भी कुछ बोल रहा है ना, वो बोल सकता है मेरे अंदर 1000 गलतियां हैं। ठीक है, अगर आप गलत हो और गलत में माफी मांगने में कोई गलती नहीं है, तो अगर हम गलत है, उनको लगता है कि हम यहाँ पे गलती किए हैं, हम यहाँ गलत है, तो हम तो यहाँ लाइव माफी मांग रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हो गया और हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से ये गलती ना करें। लेकिन मेरा सवाल आपसे और उन सभी लोगों से सिर्फ यही है कि क्या आप लोग गलती नहीं करते? क्या आप लोग गलत नहीं हो? क्या आपके अंदर गलतियां नहीं है? अगर है तो आप भी सुधार करो, है ना, क्योंकि जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते 3 उंगली हमारी तरफ रहता है। तो याद रखो, आप मेरी तरफ एक उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगली आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सही कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा हम ज्ञान नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, निधि मैम की क्लासेस में आते रहिए। शाम 7 बजे तैयार रहना। शाम 7 बजे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे DNA। ठीक है, शाम 7 बजे आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं DNA, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोगों को DNA के लिए तैयार रहना है। आज DNA पूरा पढ़ा देंगे, कैसे परीक्षा में लिखना है, क्या लिखना है, ताकि परीक्षा में आएगा तो आप लोगों से कोई भी गलती ना हो। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से शाम को 7 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, निधि मैम की क्लासेस में आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।